हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 12 जुलाई का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 12 जुलाई ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्य भी थे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। वह लाल बाल पाल की तिकड़ी के एक तिहाई थे। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्रख्यात व्यक्ति हैं और उनके नाम हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फटरेर गांधी बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है, तो फटरेर गांधी बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अच्छा, देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। विस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो विस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया था। देखिए, नवंबर 1931 में दूसरा गोल सम्मेलन हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये वर्ष 1931 में हुआ था। और इस सम्मेलन में देखिए, प्यारेलाल नैयर हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय हो गए, महादेव देसाई, VR अम्बेडकर, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस प्रतिनिधि महात्मा गांधी, रंगास्वामी अय्यर, मदन मोहन मालवीय। शोषित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे, देखिए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। महिला प्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो महिला प्रतिनिधि थी सरोजनी नायडू। और नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि राउत नाच कौन से फेस्टिवल में किया जाता है। देखिए, राउत नाच या राउत नृत्य यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। तो देखिए, ये दीपावली फेस्टिवल पर किया जाने वाला नृत्य है राउत नाच। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में राउत नाच कब किया जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में राउत नाच की शुरुआत देव उठनी एकादशी से हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक में हर एक पार्ट में कितना योगदान होता है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक में 3 मानक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय तथा मानव विकास। सूचकांक की गणना 4 संकेतकों, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थॉट होते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में कुल 10 थॉट होते हैं। तो 10 थॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला बिलावल, दूसरा कल्याण, तीसरा खमाज, चौथा भैरव, पांचवा पूर्वी मारवा, छठा काफ़ी, सातवां अशावरी, आठवां भैरवी,
और नमा तोड़ी। यदि किसी को यादर्च्छित रूप से एक राग चुनना हो तो सैद्धांतिक रूप से इन थाटों में से एक में वर्गीकृत करना संभव होना चाहिए। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ये आपको ध्यान रखना है। जो विजयालय था ये चोल वंश का संस्थापक था। उनका शासनकाल जो था 850 से 870 ईस्वी पूर्व था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विजयालय ने पांड्यों और पल्लवों के बीच युद्ध का लाभ उठाकर राजवंश की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो मुथियार से तंजावुर पर विजय प्राप्त की, जो मुथियार वंश का अंतिम शासक था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा की गुफाएं ये किसने बनवाई थी। देखिए, एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाए कि एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई हैं। ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रसिद्ध अखंड रॉक कट शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर यहीं पर स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश हिमालय की किस ओर स्थित है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपका आर्टिकल 13 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आर्टिकल 13 के बारे में जान लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिक की जांच करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में एग्जिम बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, इसके बारे में जान लीजिए। 1982 वर्ष 1981-82 में केंद्रीय बजट में भारत में आयात निर्यात आयात एग्जिम बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी और वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन भी किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। बिहार की राजधानी पटना के निकट राजगीर से 7 मील दूरी पर आधुनिक वडगांव नामक ग्राम से प्राचीन नालंदा के अवशेष मिलते। यहाँ 7वीं सदी की जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसका वर्णन ची यात्रियों ह्वेनसांग तथा इत्सिंग ने विस्तार पूर्वक किया था। ध्यान रहे कि नालंदा विहार की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। दूसरी बात, अगर पेपर में पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था, मुस्लिम शासक, तो आपको ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो था बख्तियार खिलजी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि मिठाई में मिलाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो मिठाई में मिलाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है सुक्रोज, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो फैक्ट्रोज होता है ना ये सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है। तो फैक्ट्रोज के बारे में जान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, फैक्ट्रोज होता है ना, इन सब में फैक्ट्रोज सबसे मीठी शर्करा है। ये प्राकृतिक रूप से होने वाली शर्करा है। मूल रूप से फैक्ट्रोज एक मोनोसैकराइड है, जिसका अर्थ है शर्करा का सबसे सरल रूप, अर्थात इसे अधिक मूलभूत शर्करा इकाइयों में नहीं खंडित किया जा सकता है। मोनोसैकराइड के अन्य सामान्य उदाहरण ग्लूकोज और गैल्क्टोज है। अगर पेपर में पूछा जाए कि फैक्ट्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फैक्ट्रोज का रासायनिक सूत्र होता है C5H1005। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिभूति कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रतिभूत कोशिका का जो सिद्धांत है ना, ये पहली बार 1839 में मैथिलियस जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया है। चाइना ने 2022 में भारत के किस स्थान पर
हवाई पट्टी बनाई जो कि विवाद में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओएनजीसी का गठन कब हुआ था? देखिए, ओएनजीसी का गठन 14 अगस्त 1956 को हुआ था। तो 14 अगस्त 1956 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 से प्रारंभ हुई एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। इसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा 335वें स्थान पर रखा गया है। ये भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। इसे 14 अगस्त 1956 को एक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। इस कंपनी में भारत सरकार की कुल इक्विटी हिस्सेदारी 74.14% है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आर्टिकल 15 ये किससे संबंधित है? देखिए, आर्टिकल 15 के बारे में जान लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि काकीनाडा बंदरगाह ये कहाँ स्थित? तो काकीनाडा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंध जल समझौता कौन से बैंक ने करवाया था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंध जल समझौता विश्व बैंक ने करवाया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस संधि का विश्व बैंक ने दलाली की थी। समझौते के समय भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। संधि के अनुसार भारत को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर नियंत्रण दिया गया था। भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज का नियंत्रण दिया गया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा स्तूप जो है ये कहां पर है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ा जो स्तूप है ये बिहार में है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बिहार के पूर्व चंपारण जिले में स्थित है। ये केसरिया स्तूप एक प्राचीन धरोहर है जो विश्व के सबसे बड़े प्राचीन बौद्ध स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी शव भस्म को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिन्हें स्तूप कहा गया। यहीं से स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध मत की विशिष्टता बन गई। इस सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को 1958 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोजा गया, जिसका संपूर्ण कार्य पुरातात्विक के मोहम्मद के निरीक्षण में किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया विश्व, ये तो हो गया भारत का। विश्व की अगर हम बात करें तो इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 51 फीट है। अलेक्जेंडर कनिग्राम के अनुसार मूल स्तूप 70 फीट ऊंचा था। यह बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि तूतीकोरिन कौन से राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें जान लीजिए। तूतीकोरिन बंदरगाह अन्य की तुलना में सुदूर दक्षिण में स्थित है। यह आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ये कहां पर स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह सुदूर दक्षिण में।
तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसे 11 जुलाई 1974 को एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत में चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर ने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था? तो ऑप्शन तो हमको नहीं मिले हैं, खैर तो बाबर के बारे में जान लीजिए। देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 ईस्वी में, ठीक है। और इनके द्वारा लड़े गए युद्ध जो थे, सारे युद्ध देख लीजिए। पहला जो युद्ध था बाबर के द्वारा लड़ा हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ये जो युद्ध है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो युद्ध हुआ था बाबर का खानवा का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था ये खानवा का युद्ध है। 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर ने लड़ा था। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाबर के द्वारा अगला युद्ध लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 2020 में गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार किसे मिला था? तो 2020 में गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को मिला था। यह आपको ध्यान रखना है। तो 2020 युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजो इंस्टीट्यूट फॉर योर एंड एम्प्लॉयड मैथमेटिक्स IMPA रियो डी जेनेरियो ब्राजील से गणितज्ञ को प्रदान किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि 2021 तक SCO के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2021 तक SCO के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 77.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह किस राज्य के हैं? तो ये पंजाब राज्य के हैं। इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए, इनका नाम पूरा नाम है गुरिंदर सिंह ढिल्लो, जिन्हें उनके अनुयायी बाबा जी के नाम से जानते हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास RSFB के आध्यात्मिक प्रमुख हैं। उन्होंने 1990 में अपने चाचा चरण सिंह का उत्तराधिकारी बनाया गया। इस आध्यात्मिक समुदाय का मुख्यालय, जिसे डेरा बाबा जयमल सिंह कहा जाता है, उत्तरी भारत में पंजाब के ब्यास शहर के पास ब्यास नदी के किनारे स्थित है। और यह एक केंद्र रहा है 1891 से सत्संग के लिए। RSSB के केंद्र दुनिया भर में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 1852 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में जान लीजिए। तो दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध या दूसरा बर्मा युद्ध 5 अप्रैल 1852, 20 जनवरी 1853, 19वीं शताब्दी के दौरान बर्मा साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़े गए थे। 3 युद्धों में से दूसरा था। युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश की जीत हुई और अधिक बर्मा क्षेत्र को कंपनी राज्य में शामिल कर लिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संक्रमण ऋतु किसे कहते हैं? देखिए, लड़ता हुआ मानसून, गर्म वर्षा का शुष्क शीत ऋतु में संक्रमण है, इसलिए इसे संक्रमण ऋतु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है गज, गजराज, गजेंद्र, कुंजर, हस्ती, मदकल, मतंग, गयंद, करींद्र, करीवर, दंती, वितुंड, एरावत, वारड़, करी और राज। ये जो हैं हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। राधा स्वामी सत्संग ये कहाँ पर है? तो राधा स्वामी सत्संग व्यास राधा स्वामी आंदोलनों में से एक आध्यात्मिक संगठन, इसका नेतृत्व गुरिंदर सिंह कर रहे थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास का मुख्य केंद्र उत्तरी भारतीय राज्य पंजाब में ब्यास नदी के तट पर स्थित है। गर्मी के मौसम में सर्वाधिक ठंड कहाँ पर होती है? ऑप्शन में पटना था, लखनऊ था, जयपुर था और चेन्नई था। कला क्षेत्र फाउंडेशन ये कहाँ पर है? रुक्मणी देवी अरुणडेल कला क्षेत्र फाउंडेशन की संस्थापिका है। यह आपको ध्यान में रखना है। यह एक कला और सांस्कृतिक अकादमी है। अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1936 में। वह भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस संस्था ने अनूठी शैली और पूर्णता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादाभाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
स्वराज का अर्थ स्व प्रशासन है या स्वशासन शब्द से है। स्वराज द्वारा राज्य विहीन साम्राज्य का आह्वान किया जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल के साथ किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से स्वराज शब्द ग्रहण किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चोल वंश में संस्कृत कहाँ सिखाया जाता था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।